नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने डाल रखा है ऑलरेडी। आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से जाके पार्ट 1 को देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और ये टोटल जो 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लूसेंट के हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और साथ-साथ में जो संभावित क्वेश्चन है जो कि इस साल के जो एग्ज़ाम खास करके आरआरबी, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने कोई भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठाए हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आ सकने की संभावना सबसे ज़्यादा है उनको उठा रखा है, तो इन 50 क्वेश्चन को मिस ना कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पार्ट 3 पार्ट 4 भी मिल जाए, और साथ साथ में लाइक या डिसलाइक जो भी आपका रहे, जो भी आपका ओपिनियन रहे वो ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी आगे को किस तरीके से वीडियोज़ डालना है उसका कुछ पता चल सके। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कितने बार आक्रमण किया था? तो ये किया था 17 बार किया था। महमूद गजनी जो था वो गजनी का एक शासक था और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसका एक महत्वपूर्ण जो आक्रमण था वो था सोमनाथ पर आक्रमण। कहाँ पर आक्रमण था? सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण, जो कि गुजरात में है। और ये 1025 ईस्वी में ये सोमनाथ पर आक्रमण किया था। इसने बहुत ज़्यादा मात्रा में भारत से धन को लूटा था और अरब ले गया था। तो ये महमूद गजनी के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि कितने बार आक्रमण किया गया था और सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये हुआ था गौरी और जयचंद। देखिए, मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध यानी कि 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और इसके बाद 1194 में जिस जयचंद ने गौरी के साथ मिलकर के पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसी जयचंद को चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। अगला है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? यह है चंद्र बरदाई। ये जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके राजकवि थे, तो इन्होंने लिखी पृथ्वीराज रासो, जो कि उनकी जीवनी है। अगला है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये हैं कल्हण। कल्हण इन्होंने राज तरंगिणी में कश्मीर वंश की, जो कश्मीर का शासक था या कश्मीर का जो राज्य था, उसके बारे में इन्होंने राज तरंगिणी में लिख रखा है। अगला है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो ये था चंदेल जो राजपूत थे, उन शासकों ने ये खजुराहो का जो मंदिर थे, खजुराहो को उनका निर्माण कराया था। और साथ ही में खजुराहो को इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई थी। अगला है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया था? ये अरब का जो शासक था मोहम्मद बिन कासिम, उसके द्वारा भारत पर पहला सफल आक्रमण था सिंध पर, जो कि 712। इससे पहले भी करते रहा था ट्राई पर, लेकिन वो सफल आक्रमण नहीं हुए थे। तो 712 में सबसे सफल आक्रमण सिंध पर किया गया था। ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, और 712 ईस्वी में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, 1206 में इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की। ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था, और इसी ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद भारत में, दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की, और ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला वंश हुआ करता था। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये केवल मतलब सल्तनत काल का एकमात्र ऐसी इमारत या एकमात्र ऐसा निर्माण है जो कि दिल्ली से बाहर हुआ है। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीधे सीधे अगर आप सल्तनत काल के देखें तो जितने भी ज़्यादा निर्माण हुए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट निर्माण हुए हैं सल्तनत काल में, मुग़ल काल की बात नहीं कर रहा हूँ, सल्तनत काल में, वो सारे के सारे हुए हैं दिल्ली में। पर लेकिन अजमेर में ये एकमात्र एक ऐसा निर्माण है जो कि अजमेर में बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, जिसका नाम दिया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। और 1210 ईस्वी में, 1206 में ये बना, और 1210 ईस्वी में इसकी चौगान खेलते हुए, यानी कि पोलो जिसको बोलते हैं, पोलो चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस शासक की या किस सुल्तान की चौगान खेलते समय मृत्यु हुई। वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो ये हिंदुओं का एक शिक्षा का जो केंद्र हुआ करता था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसको बख्तियार खिलजी के द्वारा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, उसके द्वारा इसको ध्वस्त कर दिया गया, जला दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है, राज दरबार में सिजदा और पैबोस
किसके द्वारा चलाया गया? तो ये था बलबन। देखिए सिजदा और पैबोस क्या था? जब भी आप सुल्तान के सामने जाओ तो आप दंडवत यानी कि लेट करके प्रणाम करो, ये सिजदा था। और पैबोस क्या था? उसके पाँव को अगर उससे आप कुछ बोलना चाहते हैं तो उसके पाँव को चूमना पड़ेगा। तो ये राज दरबार में जो प्रथा चलाई गई थी वो बलबन के द्वारा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ये चलाई गई थी। अगला है लौह एवं रक्त नीति किसके द्वारा अपनाएगी? तो ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। देखिए लौह आयरन एंड ब्लड जो आयरन और ब्लड जो नीति थी उसके द्वारा उसने अपने विरोधियों को कुचला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लौह एवं रक्त नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? वो है बलबन। अगला है हजार दिनारी किसे कहा जाता है? तो यह है मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक मलिक हुआ करता था और इसे हजार दिनारी यानी कि ये गुलाम था तो इसे 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था, तो इसलिए इसका नाम हजार दिनारी है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की तो उसमें जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का वो है मलिक काफूर। अगला है किस सुल्तान ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की? तो यह है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिहला किस विदेशी यात्री की कृति है? तो यह है इब्न बतूता। और ये भी इंपॉर्टेंट है इसके साथ कि इब्न बतूता कौन से देश से आया था? तो यह आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से इब्न बतूता आया था। और जो इसकी कृति है उसका नाम है रिहला। और कभी ये पूछा जाता है कि जो रिहला है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो यह है अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में लिखा गया है रिहला। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा सुल्तान पागल राजा के नाम से जाना जाता है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। तो इसकी जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटी थी उसकी वजह से इसको पागल राजा बोला जाता था, क्योंकि ये सुल्तान जो था ये अचानक सनकी टाइप का था एक, तो इसको पागल राजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्या है बिग बैंग थ्योरी। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बारे में है कि सबसे पहले जो कूपन मुद्रा थी, कूपन टाइप में यानी कि कागजी मुद्रा थी, वो किसके द्वारा चलाई गई थी? वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई या किसके द्वारा दी गई? क्योंकि अभी जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ उस निर्माण में सबसे जो अभी इफेक्टिव थ्योरी है, ये यानी कि सबसे ज़्यादा मान्यता जिसको दी गई है वो है बिग बैंग थ्योरी को दी गई है। तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा की थी? वो एब जॉर्ज लेमियंतर के द्वारा दी गई थी, जो कि एक पादरी हैं और इन्हीं के द्वारा बिग बैंग थ्योरी दी गई थी कि ब्रह्मांड पहले एक बहुत डेंस यानी कि बहुत अत्यधिक घनत्व वाला एक छोटा सा टुकड़ा था और जो कि विस्फोट हुआ और विस्फोट होकर के किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ था। तो ये दिया गया था एड जॉर्ज लेमियंटर। बस आप लेमियंटर करके याद कर सकते हैं, इतना आपको जब ऑप्शन आएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है? तो यह है एंड्रोमेडा। देखो हमारे आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। तो मिल्की वे की जो सबसे नज़दीकी दूसरी आकाशगंगा है, क्योंकि यूनिवर्स में तो बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, तो इसका नाम है एंड्रोमेडा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के नज़दीक सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, यानी कि जैसे सूर्य भी एक तारा है तो सूर्य के नज़दीक जो सबसे नज़दीकी तारा है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और सबसे नज़दीकी गैलेक्सी जो है वो कौन है? एंड्रोमेडा। सूर्य में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो ये हाइड्रोजन जो कि 75% के आसपास है, और इसके बाद है हीलियम जो कि 25%। ये हाइड्रोजन 75% और हीलियम कितना है? 25%। देखिए हाइड्रोजन जो है सूर्य की जो ऊष्मा है वो किसकी वजह से आती है? नाभिकीय संलयन। जो सूर्य की ऊष्मा है वो किसकी वजह से आता है? किस कारण से सूर्य इतनी ऊष्मा या इतनी ऊर्जा देता है? वो है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जैसे नाभिकीय विखंडन में होता है उसी तरह से उसका अपोजिट क्या होता है? नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन के अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं और साथ साथ में बहुत अत्यधिक ऊष्मा छोड़ते हैं, यानी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए सूर्य की ऊष्मा का जो स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, और जिसमें हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? तो यह है 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के बाहरी सतह का तापमान है। अगला है 2006 के प्राग सम्मेलन में किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो यह है यम यानी कि प्लूटो ग्रह। देखिए पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन 2006 के बाद केवल 8 ग्रह हैं।
8 ग्रह हैं, इसका ये मतलब नहीं कि प्लूटो कहीं चले गया, प्लूटो जहाँ पे है वहीं पे है, जहाँ पे था वहीं पे है, पर लेकिन इसको अब ग्रह नहीं माना जाता है, इसको अब बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है, क्योंकि ये ग्रह होने की जो जो मेन क्राइटेरिया था उसको पूरा नहीं कर पाता था, उसको फुलफिल नहीं कर पाता था, इसलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा करके इसको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। और साथ सबसे बड़ा कारण ये था, जो प्लूटो था यानी कि जो यम था, वो बृहस्पति यानी कि जुपिटर का एक उपग्रह है गैनीमेड, उससे भी ये छोटा है, इसीलिए इसको कहाँ से हटा दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। अगला है पृथ्वी के सबसे निकटतम एवं सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, यानी कि पृथ्वी का सबसे निकटतम भी कौन है और सबसे चमकीला, सौरमंडल का सबसे चमकीला भी है, वो है शुक्र यानी कि वीनस। और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी की समरूप दिखती है, आकार में भी लगभग लगभग बराबर है, और साथ साथ में इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और साथ ही में सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा है, शुक्र है। अगला है एकमात्र ग्रह जो दक्षिणावर्त सूर्य का चक्कर लगाता है। देखिए जो सारे के सारे ग्रह होते हैं वो कहाँ की ओर लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जिस तरीके से घड़ी की जो सुइयाँ घूमती है उसके अपोजिट साइड एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं। पर लेकिन जो वीनस है यानी कि जो शुक्र है वो एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, किसके, यानी दक्षिणावर्त यानी कि सूर्य का चक्कर लगाता है, वो है शुक्र। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये है गैनीमेड। जैसे हमारा उपग्रह जो है वो चंद्रमा है, उसी तरीके से जो गैनीमेड है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और जो कि किसका उपग्रह है, बृहस्पति का, यानी कि बृहस्पति का चांद कौन है, गैनीमेड, और जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। अगला है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है। देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास का मतलब दो तरीके का व्यास होता है, एक होता है ध्रुवीय व्यास और एक होता है विषुवतीय व्यास। विषुवतीय का मतलब है ये जो है विषुवत रेखा से लिया गया जाता है। विषुवत रेखा क्या है, यानी कि भूमध्य रेखा से जो यानी कि बीचों बीच जो व्यास है पृथ्वी का वो है 12,756 किलोमीटर, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसका जो पोलर यानी कि ध्रुवीय व्यास है वो है 12,713 किलोमीटर। कितना है, 12,713 किलोमीटर इसका ध्रुवीय व्यास है, और इसका विषुवतीय व्यास यानी कि सेंटर पे जो इसका व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह है 180 डिग्री देशांतर। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो देशांतर होते हैं ये खड़ी लाइन है हमारे पास, तो यहाँ पे जो 0 डिग्री होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है, और जो 180 डिग्री जो देशांतर है उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि 182 मीटर ऊंची है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, और इसका जो अनावरण किया गया था वो 31 अक्टूबर, इसका जो शुभारंभ किया गया था 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। और साथ साथ में ये नर्मदा नदी के किनारे पर है, और ये गुजरात जो राज्य है भारत का उसमें स्थित है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें कि जो इसके आर्किटेक्चर हैं, जो इसके शिल्पकार हैं वो कौन है, वो है RB सुतार। कौन है, RB राम वी सुतार। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किसने बनाया, उसके इंजीनियर मेन आर्किटेक्चर कौन है, वो है राम वी सुतार। अगला है हिंडनबर्ग रेखा कौन से देशों की सीमा रेखा है, तो ये है जर्मनी और पोलैंड की। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने ही यानी कि हिटलर ने ही सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया था इसी सीमा को लांघ करके। तो यह हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींची गई है। अगला है लेबनान की राजधानी कहाँ है, तो यह है बेरूत में। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है लेबनान की राजधानी, क्योंकि लेबनान की राजधानी बेरूत में हाल ही में 2020 में क्या हुआ था, अमोनियम नाइट्रेट का एक वहाँ पे कंटेनर्स थे और जिसमें ब्लास्ट हुआ और जिसमें कई लोगों की जान गई थी। तो ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ थी, अंतर्राष्ट्रीय समाचार था। तो इसलिए लेबनान की जो राजधानी है बेरूत वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है जापान की संसद को क्या कहा जाता है। जैसे भारत की संसद को संसद कहा जाता है, अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है, वहाँ पे कांग्रेस कहा जाता है। उसी तरीके से जापान की जो संसद है उसको बोला जाता है डायट। क्या बोला जाता है, डायट। अगला है मोसाद कौन से देश की गुप्तचर संस्था है, यह है इजराइल। जैसे भारत की जो गुप्तचर संस्था है वो है रॉ, क्या है, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उसी तरीके से मोसाद जो है वो इजराइल की गुप्तचर संस्था है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतरिम मंत्रिमंडल के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो ये थे आसिफ
अली, यानी कि अंतरिम मंत्रिमंडल का मतलब है जब भारत देश आज़ाद हो रहा था तब के टाइम पे वहाँ पे एक मंत्रिमंडल बनाया गया जिसमें अंतरिम मंत्रिमंडल, उसमें कोई चुना नहीं गया था, तो उसमें जो आसिफ अली थे सबसे पहले रेल मंत्री बने थे। और जो पहले रेल मंत्री यानी कि बाद में जो चुने गए थे, जो पहले रेल मंत्री बने थे वो थे सर जॉन मथाई। कौन थे? सर जॉन मथाई। अगर पूछा जाए कि पहले रेल मंत्री कौन थे तो आप सर जॉन मथाई लिखेंगे, पर लेकिन अगर बोला जाए कि अंतरिम मंत्रिमंडल के पहले रेल मंत्री तो ये बोला जाएगा आसिफ अली। अगला है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये है 8 अनुसूचियां। देखिए मूल संविधान जब बना था तो उसमें केवल 8 अनुसूचियां हैं, पर लेकिन अभी 12 हैं। प्रेजेंट में कितने हैं? 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किस दिन अपनाया गया, यानी कि कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है उसको अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, तो इसकी जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई थी? वो फ्रांस के संविधान से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है संविधान में उल्लेखित 22 भाषाएं जो हैं वो किस अनुसूची में रखी गई हैं? जो संविधान में हमारे 22 भाषाएं हैं जैसे सिंधी, कोंकणी, कन्नड़, ये जो भाषाएं हैं सारी की सारी वो किस अनुसूची में रखी गई है? ये 8वीं अनुसूची में रखी गई है। मैंने बोला टोटल कितनी तब के टाइम पे कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ। अब कितनी है? 12। तो उसकी जो 8वीं अनुसूची है उसमें सारी जो भाषाएं हैं उनको रखा गया है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि जो राजभाषा है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 में, जिसमें हिंदी जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और साथ साथ में जो लिपि होगी वो क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद नंबर 343 में। अगला है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये अनुच्छेद 51A के अंदर क्या आते हैं? मूल कर्तव्य आते हैं। वैसे इस मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था? जब संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां, तब के टाइम पे मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो अनुच्छेद 51A किसको डिनोट करते हैं? मूल कर्तव्यों को। अगला है भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य जो था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु क्या थे? तेलुगु भाषा के आधार पर ये पहला राज्य बना था और वो कौन था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार से नागरिकता दी जाती है? तो ये है 5 प्रकार से नागरिकता दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार की है तो वो केवल एकल नागरिकता है। मतलब आप केवल एकल नागरिकता है कि आप केवल भारत के नागरिक हैं और कोई दूसरा प्रावधान नहीं है। पर लेकिन कितने प्रकार से दी जाती है? तो ये है 5 प्रकार से। जैसे जन्म से, या अगर भारत ने किसी नए देश पर अधिकार कर लिया तो वो उस देश का जो नागरिक हो जाए वो भी भारत का नागरिक। इसी तरीके से ये कितने प्रकार से दी जाती है? 5 प्रकार से दी जाती है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की जो सीमा है वो 21 से 18 वर्ष कर देगी? देखिए पहले जो मतदान करने की सीमा थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, पर एक संविधान संशोधन हुआ 61वां संविधान संशोधन, और इसके तहत जो वोट देने की जो आयु थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्याग दिया था? देखिए पहले गैर जो कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, और साथ में ये भी इनका एक क्वेश्चन बनता है मोरारजी देसाई से कि उन्होंने ऐसे कौन से पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था? तो ये भी थे मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी भी यही थे और पहले त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री भी यही थे, मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है रडार का विस्तृत नाम क्या है? यह है रेडियो रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रडार का विस्तृत नाम क्या है? तो यह है रेडियो रेंजिंग। देखिए रडार जो है वो कहाँ पे हवाई जहाज़ों में या जो पानी के जहाज शिप्स होते हैं उनमें यूज होता है। वो सामने कोई ऑब्स्टिकल है या वो कितनी दूर पे है इस चीज़ का पता लगाने के लिए, उस रेंज में जो भी कोई चीज़ आती है, नई चीज़, बड़ा शिप आ जाता है या बड़ा प्लेन आ जाता है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए रडार एक डिवाइस होता है, इसका प्रयोग किया जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो रेंजिंग। और रेडियो रेंजिंग इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये रेडियो किरणों की मदद से, जो रेडियो किरणें होती हैं उन्हीं की मदद से ये काम करता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म है रेडियो रेंजिंग रडार का। अगला है प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? ये होता है वर्षा जल, यानी कि जो पानी हमारे बारिश से बरसता है वही सबसे शुद्ध होता है। कांच का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सिलिका। कौन सा है? सिलिका। यानी जो भी हमारा कांच बनता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो घटक है वो सिलिका है।
शुष्क बर्फ क्या है, यानी कि जो हमारा सूखा हुआ आइस है, वो शुष्क आइस यानी ड्राई आइस, वो क्या है, वो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप ठोस सॉलिड फॉर्म में डाल देते हैं तो उसका नाम क्या बन जाता है, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। अगला है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो ये होगा जीरो डायोप्टर। देखिए जीरो डायोप्टर क्या है, डायोप्टर क्या है पहले ये समझना पड़ेगा। जब भी कोई भी चश्मा होता है, नज़र का चश्मा तो या कोई भी चश्मा है, तो लेंस की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर में नापी जाती है, क्योंकि लेंस का प्रयोग होता है चश्मे में, तो लेंस की क्षमता जो है वो डायोप्टर में नापी जाती है। तो धूप के जो चश्मा होता है उसकी जो क्षमता कितनी होती है, जीरो डायोप्टर, क्योंकि अगर इसकी क्षमता कम माइनस में होगी तब भी वो नज़र के चश्मे का काम करेगा, या प्लस में भी होगी वो भी नज़र का चश्मा बन जाएगा। तो यानी कि जो धूप का चश्मा यानी कि कोई भी उसमें करेक्शन नहीं किया गया है तो इसका होता है जीरो डायोप्टर। अगला है एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी, तो ये की थी रॉन्जन ने। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ये है फिनोकिनोन। फिनोकिनोन विटामिन के का। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कभी कभी विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाएगा, कभी विटामिन बी का तो पूछा जाएगा, तो आप किस तरीके से यहाँ पे इनके रासायनिक नाम याद करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ पे आप ए बी सी डी ई और के लिख लीजिए, ये मेन विटामिन है आपके। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी कि जो पानी में घुलते हैं वो हैं बी और सी। बी और सी केवल पानी में घुलते हैं, बाकी ए डी ई और के जो हैं वो फैट सोल्यूबल हैं यानी कि वसा में घुलते हैं। अब इनके जो रासायनिक नाम हैं उनको याद करने का एक तरीका है, आप एक यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है आपको, यहाँ पे रथ एक टॉफ़ी, क्या लिखना है, रथ एक टॉफ़ी, बस इतना सा याद करना है, आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए रथ एक टॉफ़ी, देखिए रॉ फॉर ए के सामने रख लीजिए तो रॉ रेटिनॉल, यानी कि विटामिन ए का कितना क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। यहाँ पे थौ है, विटामिन बी का क्या हो जाएगा हमारा, थाइमीन, विटामिन बी1 का। अगला है सी का क्या है, यहाँ पे ए है तो एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। अगला है को यहाँ पे है, डी के सामने आएगा तो ये आएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन के डी का क्या आ जाएगा, कैल्सीफेरॉल। अगला है यहाँ पे ई का क्या आ जाएगा, यहाँ पे टॉ है तो टोकोफेरॉल। अगला फिर आ जाएगा फी, तो के के सामने क्या आ रहा है, फी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिनोकिनोन, क्या आएगा, फिनोकिनोन। तो यहाँ पे खाली एक टॉपिक याद रखना है आपको, रथ एक टॉपी, और रॉ मतलब ए, थ मतलब बी, ए मतलब सी, क मतलब डी, टॉ मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ई, और फी मतलब आ जाएगा यहाँ पे के। तो यहाँ पे आप सीधा सीधे रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कार्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिनोकिनोन याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शरीर के किस भाग से पित्त रस का उत्पादन होता है, तो यह है यकृत से शरीर के पित्त रस का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता के नियम किसने दिए गए थे, या आनुवंशिकता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी मेंडल के द्वारा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये आपने 10th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा होगा बायोलॉजी में। और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि इसने इस नियम का पता लगाने के लिए या अपने जो रिसर्च किए थे उसके लिए, अपने जो प्रयोग किए थे उसके लिए किस पौधे का प्रयोग किया था, तो यह है मटर के पौधे का प्रयोग किया था। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किस पौधे का प्रयोग किया गया था, तो यह है मटर के पौधे का। अगला है मियादी बुखार यानी टाइफाइड, यानी कि मियादी बुखार को क्या बोला जाता है, टाइफाइड, जो सामान्य नाम है इसका, किस कारण होता है, तो किसके कारण ये होता है, जीवाणु, और जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला टाइफी नामक का एक जीवाणु होता है जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे टाइफाइड होता है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन के साथ साथ मैंने और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि 50 से डबल हो चुका होगा आपका 100 क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ में शेयर जरूर करिएगा, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।